पिछले वाले ही लेक्चर में हम लोगों ने प्रोफेसर रमेश दत्त के विचारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि आर्थिक चिंतक का पेपर है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग समय तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। समय तत्व का कीमत निर्धारण में क्या महत्व है। आज हम पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म तथा उद्योग का संतुलन के बारे में बात करेंगे, अर्थात इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें समरूप वस्तुओं अर्थात होमोजीनियस का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्में होती हैं। इन फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। आज हम पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में एक फर्म तथा उद्योग के संतुलन का कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें दो समय तत्व लेंगे, अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि फर्म का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ फर्म क्या होता है। तो जैसा कि प्रोफेसर वाटसन के अनुसार फर्म वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, अर्थात एक फर्म का मुख्य उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है। अब बात आती है फर्म के संतुलन का अर्थ क्या है, अर्थात मीनिंग ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट होती है। उत्पादन में कमी करने या वृद्धि करने की उसमें कोई भी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यह अवस्था उस समय होगी जब या तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा होगा या फर्म को होने वाली हानि न्यूनतम। यह फर्म के संतुलन की इष्टतम कंडीशन होती है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब वह उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना उसके लिए लाभकारी नहीं होगी। और इसी बात को कोत्स्यानिक इस प्रकार कहते हैं कि एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। कुल मिलाकर अगर हम इन सभी अर्थशास्त्रियों की बात करें या इनके विचारों का एक निष्कर्ष निकालें तो यह स्थिति सामने आती है कि एक फर्म उस समय अधिकतम उचित अवस्था में होगी या यह कहें इष्टतम अवस्था में होगी जब या तो उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो या उसकी होने वाली हानि न्यूनतम हो। यही एक फर्म के लिए इष्टतम संतुलन की स्थिति होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि फर्म के संतुलन की कुछ शर्तें होती हैं, अर्थात कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो एक फर्म के संतुलन की जो मुख्य शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, लाभ अधिकतम करना या मैक्सिमम प्रॉफिट की स्थिति। एक फर्म का लाभ जिसे हम पाई के द्वारा व्यक्त करते हैं वह कुल आय अर्थात टीआर टोटल रेवेन्यू तथा कुल लागत अर्थात टीसी टोटल कॉस्ट के अंतर के बराबर होता है। इसलिए एक फर्म के संतुलन की यह पहली शर्त होगी
कि पाई का मान जितना अधिक होगा, अर्थात टी आर और टी सी के में जितना अंतर अधिकतम होगा, वही पर लाभ अधिकतम होगा। ठीक है। दूसरी बात, सीमांत लागत तथा सीमांत आगम बराबर होना चाहिए, ये शर्तें हैं, अर्थात एम सी इजकल टू एम आर। और तीसरी शर्त है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती हो, अर्थात एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। और नेक्स्ट शर्त है स्थिर लागतों की न्यूनतम हानि, अर्थात मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट। अल्पकाल में एक फर्म तभी उत्पादन करेगी जब कुल आगम कुल परिवर्तनशील लागत से कम नहीं होता। अन्य शब्दों में स्थिर लागतों की न्यूनतम हानि फर्म उठा सकती है। संक्षेप में, एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब यह न्यूनतम हानि उठा रही होती है। फर्म के संतुलन निर्धारण के उपरोक्त नियम या शर्तें सभी बाजार स्थितियों में, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में लागू होते हैं। एक फर्म के संतुलन की जो ये अभी शर्तें बताई, इनको दो विधियों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, कुल आय तथा कुल व्यय विधि, और नंबर 2, सीमांत आय तथा सीमांत व्यय विधि। अब बात करें पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के अधिकतम लाभ या संतुलन की स्थिति। हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म कीमत लेने वाली होती है, परंतु वह क्या कीमत लेती है? एक फर्म वह कीमत लेती है, अर्थात उस कीमत पर अपना उत्पादन बेचती है जो उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस पर बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसा कि चित्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि चित्र ए उद्योग का मांग वक्र डी है और एस उद्योग का पूर्ति वक्र है। ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात ई बिंदु संतुलन बिंदु है। इस ई बिंदु पर ओपी कीमत का निर्धारण होता है और ओक्यू मात्रा का। ये ओपी कीमत बाजार के द्वारा तय होती है और यह एक फर्म के लिए कीमत तय हो जाती है, अर्थात चित्र बी से हम कह सकते हैं कि ओपी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर होता है, अर्थात ओपी कीमत जो कि ए आर एम आर के बराबर होती है, इस पर एक फर्म चाहे जितना माल बेच सकती है। यह ओपी कीमत है जिसे अगर हम रेखा चित्र के द्वारा बात करें, यह ओ एक्स अक्ष के समांतर होगी। इसे ही फर्म का मांग वक्र कहते हैं। यह पूर्णतः लोचदार होती है। इससे सिद्ध होता है कि फर्म ओपी कीमत पर कितनी भी मात्रा बेच सकती है। एक फर्म वस्तु की एक अधिक इकाई को पिछली इकाई की कीमत में कोई कमी नहीं किए बिना प्रचलित कीमत पर बेच सकती है। इसलिए फर्म के कुल आगम में वस्तु कीमत के बराबर ही वृद्धि होगी। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वस्तु की एक इकाई अधिक बेचने से कुल आय में होने वाली जो परिवर्तन है उसे हम सीमांत आय कहते हैं। एक प्रतियोगी फर्म के लिए कीमत या औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होती है।
मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक फर्म 5 रुपये कीमत पर वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचती है, कुल आगम 50 रुपये। 5 इंटू 10 गुणा इक्वल टू 50। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में मांग वक्र के पूर्णतः लोचदार होने के कारण वह 11 इकाइयों को भी 5 रुपये प्रति इकाई की दर से ही बेचती है, तो कुल आगम होगी 11 गुणा 5 बराबर 55। इस स्थिति में सीमांत आगम अर्थात MR 5 रुपये होगी, क्योंकि 55 माइनस 50 इजकल टू 5 यह औसत आगम या कीमत के बराबर होती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र, औसत आय वक्र तथा सीमांत आय वक्र दोनों को प्रकट करती है। संक्षेप में, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए कीमतें दी हुई होती हैं। फर्म को केवल यह निर्धारित करना पड़ता है कि उसे प्रचलित कीमत पर लाभ अधिकतम करने के लिए कितना उत्पादन करना है। फर्म को लाभ को अधिकतम करने से संबंधित उत्पादन का हम अध्ययन 2 समयावधि के अंतर्गत करते हैं, एक तो अल्पकालीन संतुलन और एक होता दीर्घकालीन। अब हम बात करेंगे कि ये 2 जो समयावधि है इसके अंतर्गत फर्म के संतुलन की, जैसे हम चर्चा करें फर्म के अल्पकालीन संतुलन की। अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म का प्लांट स्थिर होता है, वह परिवर्तनशील साधनों से परिवर्तित करके उत्पादन में इस प्रकार का परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है कि उसको लाभ अधिकतम या हानि न्यूनतम हो जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फर्म 2 विधियों में से किसी एक का प्रयोग करती है। जैसे एक नंबर 1 होती है कुल आगम तथा कुल लागत विधि, और दूसरी होती है सीमांत आगम तथा सीमांत विधि। इसकी चर्चा हम अब अगले करेंगे। ठीक है, थैंक यू।